हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चालू करने वाले हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स आपकी फाउंडेशन की बुक की मैथमेटिक्स के टॉपिक का 8th चैप्टर है। और ये चैप्टर आने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर 7 सेट रिलेशन एंड फंक्शंस में से जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट है वो आना ज़रूरी है। अगर आपको वो थोड़ा बहुत आता है, वो थोड़ा बहुत समझता है, तो आपके लिए टॉपिक समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग विथ डेरिवेटिव्स, आई होप एंड आई प्रिज्यूम कि आपको चैप्टर 7 आता है। अगर आपको नहीं आता है तो राइट में इन द कमेंट बॉक्स, आई प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दैट एज वेल। वैसे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, डेरिवेटिव्स जो टॉपिक है सब उसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि हम लोग टॉपिक इग्नोर कर दें या इसको ऑप्शन में छोड़ दें। बट ऐसा नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और ईजी है। बस आप एक बार थोड़ा अपने डर को साइड में रख के और बाकी लोग जो कहते हैं उसको उस सोच को अलग रख कर अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बिलीव मी, ये टॉपिक बहुत बहुत ईजी है। सो बिगिनिंग विद डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी जिन लोगों ने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ा होगा, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा 11th-12th में, तो अगर डेरिवेटिव्स के जितने भी हम लोग को फॉर्मूलेज बुक्स में दिए हैं, अगर हम लोग को उसे प्रूव करना है तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से आप उसे प्रूव कर सकते हो। उससे ईजिली आपका आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से वो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। जब हम लोग सीपीटी में थे तो हम लोग को पहले लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर हुआ करता था और उसके बाद में हम लोग को फिर डेरिवेटिव चैप्टर था। बट आई डोंट नो व्हाट केम इनटू माइंड ऑफ आईसीएआई, जो आईसीएआई ने टॉपिक आपकी बुक से निकाल दिया है। तो अभी फाउंडेशन के सिलेबस में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर नहीं है। सो नॉट टू वरी, अगर वो नहीं आता है फिर भी यू कैन लर्न दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलेस। हाँ, जिन लोगों को बहुत ही इच्छा है अंडरस्टैंड करने की कि फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए और जिनको बहुत ही मैथ्स में एक्सपर्टीज़ लेनी है, तो वो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूलेस कैसे डिराइव हुए हैं। सो डेरिवेटिव्स इज समथिंग जिससे हम लोग हमारा रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं। जिससे भी आपने चैप्टर 7 में देखा होगा फंक्शंस में, तो हम लोग फंक्शंस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। वी डिफ़ाइन फंक्शंस एज, सपोज एफ ऑफ एक्स दिया है, ये है फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। जिसको हम लोग बताते हैं कि सपोज़ ये मैं बता रही हूँ 2x+3 लिखा है, कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन इज़ नथिंग बट कि एक रिलेशन हम लोग डिराइव करते हैं। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन इज़ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। सो बाय दिस आई मीन कि इन चारों फैक्टर्स के होने से ही प्रोडक्शन होगा। सिमिलरली इनके बीच में हम लोग जिस रेशो में इसको हम लोग मिक्स करेंगे या अरेंज करेंगे, जिस रेशो में हम इसको यूज़ करेंगे, उससे प्रोडक्शन आएगा। सिमिलरली इन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज़ पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू आने वाली है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। अगर आप इसे चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, तो अगर कोई भी फंक्शन है, अगर हमें उसको निकालना है कि उसका अगर वेरिएबल मैंने थोड़ा सा भी चेंज किया, मतलब अगर मैंने कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा भी चेंज किया तो उसका कितना असर होगा उसके डिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर मुझे ये चेंज निकालना है, मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को लिखने का तरीका ऐसा है कि वी राइट इट एज एफ ऑफ एक्स। अगर आपको एफ डैश एक्स अगर बोला जाए, दैट मीन्स आपको बोला जा रहा है कि उसका डेरिवेटिव निकालना है। आपने सेट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर मैं एस मेरा यूनिवर्सल सेट है, जनरली एस के नाम से हम लोग यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हैं, और सपोज ए कोई एक सबसेट है, ए इज इन ए सबसेट। सो ए कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग जब डैश साइन देते हैं उसको तब कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज एज कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन जहाँ पे अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव, तो फंक्शन, अगर मेरा फंक्शन को जब मुझे कोई फंक्शन बोलना था मैं बोलूँगी एफ ऑफ एक्स। लेकिन अगर मुझे बोलना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, या फिर इसका डेरिवेटिव है, तो आई विल डिफाइन इट एज एफ ऑफ एक्स। ये हो गया, ये एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऐसे डिनोट करेंगे। इट इज़ जस्ट अ शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग अ डेरिवेटिव। या फिर अदर वे इज़ कि हम उसको डी वाई बाई डी एक्स लिखे। डी वाई बाई डी एक्स का सिंपली मतलब है कि आप जो भी आप
डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, सी इन दैट केस एक्स इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कि आप उसका आंसर क्या आएगा। सो हम लोग को इसको इसलिए हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स, सो इट इज़ रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स। ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज जैसे अगर मुझे बोलना है कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लिखना है तो आई राइट इट एज डी अपॉन डी एक्स, जिसका सिंपली मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ मतलब मैं उसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव विल लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव निकालने के लिए जो हम लोग निकालते हैं उसकी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। दस डिफ्रेंसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। प्लीज़ नोट, कंटिन्यूस फंक्शन का ही हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर जिन लोगों ने देखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपकी बुक्स में थोड़ा बहुत रेफरेंस दिया है उसका, तो उसमें ये कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं। इसका सिंपली मतलब ये जो अगर ट्रायंगल दिया है इसका मतलब होता है चेंज। किसी को अगर याद होगा तो बचपन में फिजिक्स में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था ये कि जब भी कुछ चेंज डिनोट करना होता है तो वी राइट इट एज इन ट्रायंगल फॉर्म कि मुझे कितना चेंज हुआ है। और अगर एच डैश ज़ीरो लिखा है इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं एच टेंड्स टू ज़ीरो। एच टेंड्स टू ज़ीरो मतलब एच एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू इज़ क्लोज टू ज़ीरो, वेरी वेरी क्लोज टू ज़ीरो। और हम लोग डेरिवेटिव्स के थ्रू बहुत ही स्मॉल रेट मतलब बहुत ही माइन्यूट चेंज जो हुआ होगा उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। Thus f of x is known as f of x is known as some function, मतलब किसी फंक्शन को बताना है तो we talk it in f of x form and f dash x is nothing but derivative। अगर मुझे डेरिवेटिव को लिखना है तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है f dash x लिखना। और f dash x को हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f of x भी बोलते हैं। सो अगर आपको किसी और तरीके से भी लिखकर आता है तो डोंट गेट कन्फ्यूज। और इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं एब इनिशियो और फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, सो दैट्स ऑल। देयर आर टू मोर पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड। Whether the answer of derivative is right or wrong, it can also be proved by the concept of limits and continuity. Whatever rules of derivative formula are given, all can be proved with limits and continuity, as I said you this earlier. स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोग के पोर्शन वाइज जो ICI जो मटेरियल दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पढ़ना चालू करें तो अर्लियर आई गेव यू द ब्रीफ ऑफ डेरिवेटिव्स इन माय टर्म्स, जो कि मैंने यहीं से पिक किया है। देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। मैंने आपके ICI के मटेरियल से ही अपने डेटा को ब्रीफ किया है। तो वी हैव सीन ऑल दिस थियरी। और ये जो दिया है ये आपको लिमिट्स के तौर पे जो लिखा ना यहाँ पे h टेंड्स टू ज़ीरो, और ये जो फंक्शन दिया है x प्लस एच वन इज फंक्शन एफ एक्स डिवाइड बाई एच। सो इट इज़ ऑल ये जो तरीका है बताने का, इट इज़ ऑल कवर्ड इन द टॉपिक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। सो अभी जो आपको नहीं है एग्ज़ाम में, तो अगर आप इस पार्ट को डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक 8.A.2 अगर आप इसको थोड़ा सा छोड़े तो भी चलेगा, बिकॉज आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी नहीं आता है और आपका ICI का फोकस ये नहीं रहेगा। आपको अच्छा डेरिवेटिव मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से हम लोग डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेस प्रूव कर सकते हैं, एंड दे हैव एक्सप्लेन यू इन दिस फॉर्म ओनली। तो सिंपली आई कैन से कि जब लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो रहेगा, जहाँ पे फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया है कि फंक्शन h प्लस एच, यहाँ पे h जो है इट इज़ नथिंग बट चेंज। जो मैंने के ऊपर कहा, आपको पहले कहा था ना कि अगर मैं किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर थोड़ा सा चेंज करती हूँ तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना आता है वो निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे h इज़ नथिंग बट द चेंज दैट वी आर मेकिंग इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So if this is a function given to you, then we will we will derivate the function with respect to x। जो यहाँ पे मैंने बताया है कि इसको डिनोट कर सकते हैं आप ऐसे f डैश x से या dy बाई डी एक्स, या जिस तरीके से। ये सब तरीके हैं लिखने के, उसके डेरिवेटिव लिखने के तरीके हैं। कमिंग डाउन again they have explained everything to you with respect to limits and continuity।
जो कि हम नहीं देखने वाले हैं, हमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में नहीं जाना है। नाउ सी, दिस इज अ फंक्शन गिवन, function see the example 2. Let the function x equals to x raised to n. Then find function x plus h equals to x plus n, x plus h raised to power n. ये फंक्शन दे दिया आपको x रेस टू n। अभी इसका आपको आंसर निकालना है। तो उन्होंने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से उसका आंसर निकाला, तो ये आया, दैट इज n। फाइनल आंसर इज दिस। व्हेन दे फाउंड द आंसर विथ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उनका आंसर आया n इंटू एक्स रेस टू पावर n-1। एंड अगर मुझे आप डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले दे दो तो फॉर्मूले से मैं सेम आंसर निकाल सकती हूँ जो कि नीचे दिया है। दिस इज द आंसर विच आई कैन डिराइव फ्रॉम द फॉर्मूला। दस इस तरीके से प्रूव करके दे हैव एक्सप्लेन कि जब भी कोई वेरिएबल है और उसका रेस्ट पावर अगर n रहेगा तो उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि n को जो है आगे लेके आ जाओ और जो पावर में n है उसमें से एक माइनस कर दो, उसमें से एक वैल्यू कम कर दो। अब ये सारे फंक्शंस भी हम लोग आगे देखेंगे। जस्ट अगेन दे हैव गिवन अ फंक्शन ई आप लोग को पता होगा, इट्स एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो अगर ई रेस टू एक्स दिया है तो उसका आंसर जो रहेगा वो ई रेस टू, यहाँ पे उन्होंने पहले लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से उसका आंसर प्रूव किया है, इट विल बी ई रेस टू एक्स ओनली। और डेरिवेटिव से उसका आंसर भी ई रेस टू एक्स ही आ रहा है, बिकॉज उन्होंने पहले लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से इसके फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है, बेसिक फॉर्मूला जो है डिफाइन कर दिया है। जितने भी फॉर्मूलेस हम लोग को भी आकर देखने वाले वो आप लोग को यहाँ बुक्स में सब लिमिट्स के तौर पे प्रूव करके दिखाए हैं। तो डायरेक्टली इसे मतलब इसे ना पढ़ते हुए डायरेक्टली विल शिफ्ट टू द फॉर्मूलाज। सो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, दैट इज सम फॉर्मूलाज। एंड जो यहाँ पे पूरे 6 फॉर्मूलेस दिए हैं ये सारे उन लोगों ने पहले ऊपर प्रूव करके दिखाया है आपको पिछले 1-2 पेजेस में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के तौर की हेल्प लेकर। सो द फॉर्मूला बिकम्स, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला बिकम्स, अगर आपको सपोज कोई फंक्शन दिया है x रेस टू n, x रेस टू x, n इज अ फंक्शन, तो उसका मुझे अगर डेरिवेटिव निकालना है तो व्हाट आई राइट डी अपॉन डी एक्स, और यू कैन राइट सिंपली एज f डैश एक्स। तो अगर आपको x रेस टू n का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो वो बन जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो n है, जो पावर में n है उसको आगे लेके आ जाओ, दैट इज मल्टीप्लाई भी करना है और साथ ही साथ ऊपर की एक पावर कम करनी है, तो वो बन जाएगा ऊपर n-1। ठीक है, दिस इज इन नॉर्मल सिनेरियो। जहाँ पे ई रेस टू एक्स दिया है तो वहाँ पे आंसर ई रेस टू एक्स ही आएगा। देन थर्ड बिकम्स, अगर ए रेस टू एक्स है, देखिए वी ऑल नो कि हम लोग जनरली एक्स को एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई सी एक्स इज जनरली यूज वेरिएबल एंड सी ए के दिज आर द अल्फ़ाबेट्स विच आर यूज एज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है यू ऑल नो। तो जहाँ पे कोई कांस्टेंट है और उसके रेस टू पावर में अगर कोई वेरिएबल है तो वहाँ पे हम लोग को लॉग से आंसर निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव जो रहेगा उसका कैसा आएगा, ए रेस टू एक्स वैसा का वैसा ही, और लॉग ए टू द बेस ई आ जाएगा वहाँ पे। और मैं ई जो है वो नहीं भी लिखूँ तो भी इट इज़ प्रिज्यूम्ड, लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन अगेन हाँ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी सी या कोई भी अगर ए पकड़ ले तो अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट है उसका अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो उसका आंसर हमेशा 0 रहेगा। देन अगर मुझे कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई है और ई रेस टू ए एक्स है जिसमें ए इज अगेन अ कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल, तो इसका अगर आंसर मुझे निकालना है तो क्या होगा। अभी आप देखिए, अभी आपने देखा यहाँ पे ई रेस टू एक्स के केस में ई रेस टू एक्स ही आंसर था, तो सेम यहाँ पे ई रेस टू ए एक्स ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ए इज कांस्टेंट वो सामने निकल के आ जाएगा। सो ए रेस टू ई एक्स का आंसर आएगा डेरिवेटिव करने के बाद में ई रेस टू ए एक्स ही रहेगा, और जो अंदर का ए है वो बाहर निकल के आ जाएगा।
जहाँ पे log x दिया है, अगर मुझे log x का डेरिवेटिव निकालना है तो वो हो जाएगा 1/x। एंड सी दे हैव गिवन यू द नोट कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी ये इस तरीके से लिखा जाएगा, कांस्टेंट। इन शॉर्ट दे मीन कि सी इज़ कांस्टेंट। अभी सिंपली जो ऊपर जो फॉर्मूलेज दिए थे भी उन्होंने यहाँ पे इसे टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी बन जाए। जब मैं बोलती हूँ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, एफ डैश एक्स, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ dy/dx, या मैं इसको अपना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकती हूँ, या मैं इसे ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी बोल सकती हूँ। देन कम्स द नेक्स्ट फंक्शन x⁻n। तो जहाँ पे x⁻n हम लोग क्या कर देंगे, n को आगे लेकर आ जाएंगे और ऊपर n-1 कर देंगे। जहाँ पे e⁻ax है तो क्या करेंगे, e⁻ax ही लिखेंगे, और जो ऊपर के पावर में जो a है, जो कांस्टेंट वेरिएबल है, उसको हम लोग आगे लेके आ जाएंगे। अगर log x दिया है तो log x का बाय फार्मूला आंसर क्या होगा, 1/x होगा। अगर a⁻x है तो उसका आंसर क्या होगा, a⁻x वैसा का वैसा ही। और क्योंकि पावर में वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ पे आगे एडिशनली मल्टीप्लाई करेंगे उसको log a से, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0। So based on this formulas, let's do some examples. अभी ये जो बेसिक लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन है, जैसे भी आप लोगों ने लॉग पढ़ा होगा तो लॉग में आपने मल्टीप्लिकेशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। सिमिलरली डेरिवेटिव्स में भी ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बिफोर लर्निंग ऑल दिस बेसिक फंक्शंस, लेट्स सॉल्व सम बेसिक एग्जांपल्स जिसमें आपको फॉर्मूले जो ऊपर दिए हैं वो पक्के हो जाए। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई फंक्शन दिया है c जिसमें c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विल बी 0। अगर कोई फंक्शन x दिया है, दैट इज़ वेरी, उसका आंसर, उसका वेरिएबल अगर x दिया है तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर में ऑब्वियसली 1 है, इट इज़ इम्प्लाइड। तो एज द रूल सेज कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 1 को आगे लेके आना है, इस 1 को आगे लेके आना है जब डेरिवेटिव निकालना है। तो व्हाट विल हैपन, ये x का जो है वो 1 - 1 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि मुझे n-1 तो करना ही है, और ये जो 1 है ये आ जाएगा आगे, तो इट विल बिकम 1 × x⁻1 - 1, दैट इज़ 1 × x⁻0। एंड इफ़ यू रिमेंबर इंडाइसिस, तो x⁻0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा वापस से 1, तो ये 1 × 1, द आंसर विल बी 1। अगर कोई फंक्शन दिया है c(x), जिसमें c कांस्टेंट है, से जैसे एग्जांपल पकड़ लीजिए 3x, जिसमें 3 कांस्टेंट है और x इज वेरिएबल, तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो अगेन x की पावर में कुछ है, कुछ भी नहीं है। और जब हम लोग जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं, व्हाट वी डू, हम लोग पावर को आगे लेके आते हैं और ऊपर की पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो सिमिलरली मैं 1 को आगे लेके आ गई तो तो क्या हो जाएगा, 1 × 3, और x की पावर में 1 - 1 करना पड़ेगा, तो ये पूरा बन जाएगा मेरा 0, x⁻0, और x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 × 3 × 1, अगेन द आंसर विल बी कांस्टेंट, दैट इज दिस 3, उसका आंसर 3 ही आना है। सिमिलरली अगर कोई x⁻n फंक्शन दिया है, जैसे हम कहो x⁻2 का 2 दिया है, तो आर बेसिक रूल सेज कि इसको आगे लेके आ जाओ और ऊपर की पावर में से -1 कर दो। तो सिंपली व्हाट वी डिड, n को आगे लेकर आ गए और ऊपर की पावर में से एक माइनस कर दिया। तो अगर मुझे x⁻2 दिया है और अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, 2 को आगे लेके आ जाऊँगी, तो वो जगह 2x और ऊपर की पावर में से एक माइनस कर दूँगी, तो 2 - 1 विल बी 1। तो सिंपली आई कैन से इसका आंसर आ जाएगा 2x। अगेन मेरे पास में कोई एक फंक्शन दिया है कांस्टेंट इंटू x⁻n, से फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह सकती हूँ कांस्टेंट 3 इज कांस्टेंट और x⁻4, ये उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आई हाइड द आंसर। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस n को आगे लेके आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा nc, और इंटू x⁻2 क्या हो जाएगा n-1, सी हियर n आगे आ गया, c इंटू n-1 हो गया। इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, और ऊपर की पावर में से कम कर देंगे, तो ऊपर की पावर में से अगर एक कम करना तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा 3, और जो आगे 4 लेके आए थे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12। तो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस वाज ऑल बेसिक पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस डेरिवेटिव। अभी आगे इसमें और कुछ फंक्शंस है जिसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे।
लिए डूबा सकता है। 2 फ्लोर में आता है क्या पानी? वहाँ पे घाटों की नीचे घाटे ये नहीं तो किसी एक छोटा सा ये है, वहाँ पे बैठ के ऊपर ही बैठते। लेकिन वो लगता नहीं था फिर उसके ऊपर से दिखता है। आगे दूर से दिखने लगा। इधर आगे तो नाना है क्या अंकिता वहाँ? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।